डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों टॉपिक्स को हमने कंसेप्चुअली डिस्कस किया था। अब हमें इसके ऊपर किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ज़्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसमें आपको मोर देन 100 एमसीक्यूज अवेलेबल होंगे विथ सॉल्यूशंस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहला एमसीक्यूज, इफ अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to vector 4j minus 4i plus alpha k, then the value of alpha is, okay, so यहाँ पे एक important word है, it's a perpendicular। ये जो भी वेक्टर है, ये वेक्टर इस वेक्टर को परपेंडिकुलर है। ओके, हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट में तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आता है सर? 0 आता है। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर के साथ। सो मान के चलिए दिस वन इज ए वेक्टर, a vector is equals to 2i plus 3j plus 8k और b वेक्टर हम कंसिडर करेंगे विच इज इक्वल्स टू 4j माइनस 4i। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमें, इन्होंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले कौन सा टर्म आना चाहिए सर? -4i, उसके बाद j का टर्म, उसके बाद k का टर्म। ओके, तो इसी ऑर्डर से लिया अगर आपने तो कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो -4i का टर्म पहले लेते हैं प्लस 4j प्लस अल्फा के। ओके, अब हम a डॉट b करेंगे। सो वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर b इज इक्वल्स टू, ओके, इट्स अ 2i प्लस 3j प्लस 8k dot product with the -4i plus 4j plus अल्फा k। ओके सर, अब डॉट प्रोडक्ट में सिंपली हमें क्या करना होता है, जो कि i के कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट प्लस j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। ओके, तो i की जो भी कोएफिशिएंट है इनका प्रोडक्ट कितना होगा सर? -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -8 होगा प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट्स अ 12 होगा प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इट्स अ 8 अल्फा। अब ये डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर्स एक में को परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 0। ओके, सॉल्व। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -8 प्लस 12 होगा प्लस 4 प्लस 8 अल्फा। सो 8 अल्फा इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू यहां पे आएगा -1/2। ओके, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सर? ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे इस एमसीक्यूज को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है। इस क्वेश्चन में एक क्लू दिया था, ये दो वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है तो हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया और यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया था। ओके, तो जो कि हमने सही करके यहाँ पे उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। नेक्स्ट वन, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is displayed through a distance 10 meter in a direction making an angle of 60 degree with the force। ओके, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर वो फोर्स को एंगल बना के दे रहा है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में? 60 डिग्री। द वर्क डन बाय द फोर्स बी। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन कैसा है देख लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सरफेस कंसिडर करते हैं और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को इमेजिन करेंगे। ओके, ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन दिस डायरेक्शन, ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं। और जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट इज टेक्स प्लेस इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस। और जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है दैट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन व्हिच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। ओके, ये फोर्स है सर।
और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में देखा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट में डिस्कस किया था। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट प्रोडक्ट विद द एस। एफ इज अ फोर्स, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो इसको एलेबरेट अगर करते हैं तो एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज अ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। एक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दूसरा है फोर्स वेक्टर। ओके सर, तो एफ की वैल्यू दिया है उन्होंने 50 न्यूटन, एस की वैल्यू दिया है उन्होंने 10 मीटर, ओके, और थीटा की वैल्यू दिया है उन्होंने 60 डिग्री। तो सभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है सर? 1/2 होता है। सो ये होगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दिस इज इक्वल टू 250 जूल। ओके सर, सो यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का आ रहा है ऑप्शन डी, 250 जूल। ओके, सो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमारा तभी सॉल्व होगा जब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता होगा। अब इसी केस में इमेजिन कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट का किसी भी कारणवश डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, किसी भी कारणवश डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स कुछ एक्ट हो रहा है इस तरीके से, विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री। तो क्या इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन होगा क्या? द आंसर इज दैट नो। व्हाई नॉट? बिकॉज ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। दोनों में एंगल कितना आ रहा है सर? 90 डिग्री आ रहा है। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पे इस फोर्स की वजह से, ओके, इस फोर्स की वजह से इसका वर्क डन नहीं होगा। ओके, अगर वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है तो cos ऑफ 90 डिग्री बिकम अ 0, देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू 0 जूल आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर जो भी है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट वन, if for two vectors a and b, sum a plus b is perpendicular to difference a minus b, the ratio of their magnitude is, okay, so यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक वर्ड आ गया परपेंडिकुलर, तो वहां से हमें क्लू मिल जाता है। हमें क्या लेना चाहिए सर? डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट? यहाँ पे दो वेक्टर्स दिए हैं, एक है a प्लस बी और दूसरा है a माइनस बी। ओके, तो इनका ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए सर? 0 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स है, द फर्स्ट वेक्टर इज ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर इज अ बी वेक्टर। इन दोनों का सम इज परपेंडिकुलर टू द डिफरेंस ऑफ दिस टू वेक्टर्स। अब हमें ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इन दोनों का रेशियो पूछा है, मीन्स ए अपॉन बी कितना होगा ये हमें पूछा गया है यहाँ पे। सो इसकी वैल्यू कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत इजी है, क्लू दे दिया उन्होंने। ओके, तो उसी क्लू को यूज करते हुए यहां पे हम लिखेंगे a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी, यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट विद द a माइनस बी। ये दोनों एक में को परपेंडिकुलर है, इसलिए आउटपुट कितना आएगा सर? 0 आएगा। ओके, सो अब इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं। सो a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द a वेक्टर, ओके, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द माइनस बी वेक्टर। ओके, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो ए डॉट बी, यहाँ पे माइनस इसका है तो ए डॉट बी वेक्टर, ओके, प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद द ए वेक्टर, सो बी डॉट ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अब b को इस b से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस b है तो माइनस b डॉट b इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब मुझे बताइए कि a डॉट b और b डॉट a, क्या ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? वेदर a डॉट b, a डॉट प्रोडक्ट विद द b, वेदर इट इज इक्वल्स टू b डॉट a, क्या ये सही है क्या? आंसर इज दैट यस। क्यों सही है सर? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो भी होता है इट इज अ कम्यूटेटिव। ओके,
तो हम ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है, दोनों का वैल्यू सेम आता है इसलिए। तो अगर ये ऐसा हम कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम होंगे, एक टर्म माइनस में है एक टर्म प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, ए डॉट बी माइनस सॉरी ए डॉट ए, यहाँ पे ए डॉट ए चाहिए, ए डॉट ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ओके सर, तो यहाँ पे ए डॉट ए माइनस बी डॉट बी, व्हाट इज ए डॉट ए? इट इज अ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जिसको हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। अब ए डॉट ए का वैल्यू कितना आता है? सो इट्स अ ए स्क्वायर, ए इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए स्क्वायर। उसी तरह बी डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इट गिव्स दैट a square is equals to b square. This gives that a is equals to b. अगर a is equals to b है तो a by b कितना आएगा सर? a by b is equals to 1/1 आना चाहिए, it is equals to 1. So therefore the ratio of their magnitude should be equals to option A is correct one. 1 उसका आंसर आना चाहिए। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क ऑन द फोर्स F इज इक्वल्स टू 2I minus 3J plus 4K न्यूटन एक्टिंग एट द पॉइंट R is equals to 3I plus 2J plus 3K मीटर अबाउट द ओरिजिन। ओके, सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है और फोर्स वेक्टर दिया है। क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसिडर कर सकते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? टॉर्क फाइंड आउट करना है। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, सो क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अगर गलती से आपने एफ क्रॉस आर लिख दिया तो यहाँ पे आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्डर याद में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एफ क्रॉस आर का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन डिफरेंट होता है सर। सो टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ओके, तो अब टॉर्क की वैल्यू क्या होगा? सो टॉर्क इज इक्वल्स टू, सो क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए हम डिटरमिनेंट लेंगे। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर? आई जे के। तो आर के जो भी कोएफिशिएंट है वो सबसे पहले हमें लिखना है, इट्स अ 3 2 3 3 2 3। उसके बाद एफ के जो भी कोएफिशिएंट है वो हमें लिखना है 2 -3 4 2 -3 4। दिस इज इक्वल्स टू, ओके, तो आई सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू, सो दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, 8 माइनस 9। तो यहाँ पे माइनस माइनस बिकम प्लस, तो 8 प्लस 9 माइनस जे का टर्म, तो इट्स अ 12 माइनस 6, 12 माइनस 6। ओके, सो 12 माइनस 6 प्लस के का टर्म, इट्स अ -9 माइनस 4, -9 माइनस 4, so -9 minus 4, so this is equals to 8 plus 9 होगा 17, 17i माइनस कितना आएगा सर यहाँ पे? 12 माइनस 6 कितना आएगा? इट्स अ 6j, 6j माइनस -9 minus 4 is equals to -13, so -13k, so this is a value of torque। सो टॉर्क का जो भी वैल्यू आ रहा है इट्स 17i माइनस 6j माइनस 13k। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? आई थिंक यस, दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। 17i माइनस 6j माइनस 13k, ये ऑप्शन आपका सही है। इस फॉर्मूले में कुछ खास नहीं था इस एमसीक्यू में, सिर्फ हमें टॉर्क का
फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो भी सही ऑर्डर में। ओके, हमेशा याद रखिएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नेक्स्ट वन, अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 5I plus 3J Newton is applied or a particle which displaces it from its origin to point r 2I minus 1J meter. The work done on the particle is, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड आउट करना है। ओके, वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे सर हम? सो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे देखिए जो पार्टिकल है वो कहां से कहां तक जा रहा है, ओरिजिन से लेके इस पोजीशन तक आ रहा है। ओके, ओरिजिन इज अ इनिशियल पॉइंट, दिस वन इज अ फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन इनिशियल तो ओरिजिन है इसलिए यही रहेगा वो वैल्यू। ओके, सो आर इज अ डिस्प्लेसमेंट, सो देयरफॉर एफ की वैल्यू कितना है सर? इट्स अ 5I plus 3J dot product with the 2I minus J. So this is equals to, you've got 10 minus 3 which is equals to 7 joule. So option 7 joule is the correct one. Simple tha. Next one. The angle between two vectors. ओके, सो यहां पे दो वेक्टर्स दिए हैं, -2I plus 3J plus K और दूसरा वेक्टर है I plus 2J minus 4K। इन दोनों में एंगल कितना होगा? अब इन दोनों में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें दो फॉर्मूलाज पता है। ओके, तो विच वन टू फॉर्मूलाज? द फर्स्ट वन इज अ क्रॉस प्रोडक्ट या सेकंड वन इज अ डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो हम सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट में दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है, इसका मीनिंग होता है कि वो दोनों वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस एंगल 90 डिग्री। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आया तब हम क्रॉस प्रोडक्ट करके देखेंगे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो वेक्टर आता है तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर एक में को पैरेलल है। तो पैरेलल अगर है तो आंसर 0 डिग्री आएगा। ओके, तो यहां पे देखिए तीन ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो देखेंगे। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर माइनस में आता है, ओके, तो 180 डिग्री भी हो सकता है। ओके, सो इसके ऊपर पहले सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। सो फर्स्ट वेक्टर को हम कंसीडर करते हैं ए वेक्टर विच इज इक्वल टू -2I plus 3J plus K। अब बी वेक्टर को हम कंसीडर करके देखते हैं विच इज इक्वल टू I plus twice J minus 4K। ओके, सो A डॉट प्रोडक्ट विद द B वेक्टर लेके देखेंगे, इट्स -2I plus 3J plus K डॉट प्रोडक्ट विद द I plus twice J minus 4K। सो दिस इज इक्वल्स टू, ओके, I के कोएफिशिएंट ये -2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, सो माइनस यहाँ पे तो -4 into 1 it's a 4, so this is equals to -6 plus 6 become a 0। तो A डॉट B का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब है A जो वेक्टर है शुड बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। A वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, मींस दोनों वेक्टर में एंगल कितना होना चाहिए सर? इट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से इसका आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves with a velocity 6I minus 4J plus 3K। एक पार्टिकल है वो मोशन में है विद दिस वेलोसिटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। उस पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स की वैल्यू कितना है? दिस वन 20I plus 15J minus 5K न्यूटन। द इंस्टेंटेनियस पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल इज। अब यहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करना है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है। फॉर्मूला हमने थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या होगा सर पावर का? सो पावर का फॉर्मूला होगा विच इज इक्वल्स टू F डॉट V। ओके, वेयर F इज अ applied force, V is a
वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितना है? सो 20I प्लस 15J माइनस 5K. ये हो गया फोर्स वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट विद द वेलोसिटी 6I माइनस 4J प्लस 3K. ओके सर. तो अब देखिए यहाँ पे सिंपली डॉट प्रोडक्ट है, तो आई के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट. तो यहाँ पे आई के कोएफिशिएंट कौन कौन सा है? 20 और यहाँ पे 6. 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 होगा 120 प्लस, फिलहाल लिख लेते हैं. ओके, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इसमें से एक टर्म जो भी है माइनस है. तो -4 इंटू 15 यहाँ पे होगा -60. -5 इंटू 3 -15. So it's a 120 minus 75 is equals to 45. ओके, पावर है तो इसका यूनिट क्या होगा सर? जूल, जूल पर सेकंड. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. ओके, तो हमें कुछ बेसिक फॉर्मुलेस पता होना चाहिए. कौन कौन से फॉर्मुलेस हमें पता होना चाहिए? ये हमने थ्योरी में क्रॉस प्रोडक्ट का और डॉट प्रोडक्ट का जो थ्योरी हमने लर्न किया था उसमें हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है. तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है तो सिंपली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट वन, अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेन्ड? रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड. ओके, अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव इन द वाई डायरेक्शन. अरे एक बॉडी है उसको हम सिर्फ अलोंग वाई डायरेक्शन उसका मोशन हो रहा है. इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन ओनली. इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स. अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है विच इज गिवन बाय -2I प्लस 15J प्लस 6K न्यूटन. व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस. ओके सर, अब थोड़ा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि बॉडी का जो मोशन हो रहा है, अगर ये हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये आपकी तरफ जेड एक्सिस. ओके, लाइक दिस वन. तो बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है सर? बॉडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ओनली अलोंग द वाई एक्सिस. ओके, बॉडी वाई एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है. कितना डिस्टेंस मूव हुआ? 10 मीटर. ओके, अब इस बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फोर्स 3 डायमेंशनल है. उसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी एक्ट हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस भी एक्ट हो रहा है, अलोंग जेड एक्सिस भी एक्ट हो रहा है. अब थोड़ा सोचिए कि बॉडी इट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, इट इज रेस्ट्रिक्टेड या कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई एक्सिस, बट फोर्स इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस. इतना फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस से एक्ट हो रहा है. तो फोर्स ये सिर्फ इतना कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है? एक्स एक्सिस है, सिर्फ इस कंपोनेंट का फोर्स. ओके, एक्स एक्सिस है. और बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है? वाई एक्सिस. ये दोनों डायरेक्शन कैसे है सर? परपेंडिकुलर है. तो इस एक्स कंपोनेंट की वजह से जो भी वर्क डन होगा इट्स अ जीरो, इसलिए हमें ये कंसीडर नहीं करना है. सेकंडली, सेम स्टोरी होगा अलोंग जेड एक्सिस फोर्स एक्ट हो रहा है इतना कंपोनेंट, तो इसके वजह से भी वर्क डन की वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट एक्ट हो रहा है अलोंग जेड एक्सिस और बॉडी मूव रहा है अलोंग वाई एक्सिस. तो इसकी वजह से भी नेट फोर्स, नेट वर्क डन की वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक में को परपेंडिकुलर है. लेकिन ये जो भी कंपोनेंट है ये प्योरली अलोंग वाई एक्सिस एक्ट हो रहा है और बॉडी भी अलोंग वाई एक्सिस मोशन में है. तो यहाँ पे हम वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे. इट इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस. इट इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. लेकिन सर यहाँ पे हम सिर्फ एक ही कंपोनेंट जब कंसिडर करेंगे ना, कौन सा? एफ वाई का. तो क्योंकि दोनों की वजह से तो जीरो हो रहा है, सिर्फ एक्स वाई कंपोनेंट ही हम कंसिडर कर रहे हैं, तो एफ वाई इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री होगा सर. क्यों 90 डिग्री होगा? सॉरी, ये 0 डिग्री होगा सर. 0 डिग्री, नॉट 90, 0 डिग्री होगा सर. ओके, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग वाई एक्सिस हो रहा है, इसलिए ये 0 डिग्री हो गया है. तो एफ वाई की वैल्यू कितना है? 15 है. इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर? 10 हो रहा है. इंटू कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितना आएगा सर? 1 आएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 150 जूल. सो सिर्फ मैंने यहाँ पे बताते वक्त पूरा एलाबरेट करके बता रहा हूँ
आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है सिर्फ y कंपोनेंट को देखना है और उसे डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करना है, विद इन अ सेकंड इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके, हमें पता है कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा और क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी मैग्नीट्यूड होगा सर वही हमें एरिया देता है। ओके, द एरिया पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स a 2i plus 3j and b i plus j is। ओके, अब हम बात करें यहाँ पे सर क्रॉस प्रोडक्ट की, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में जो भी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दिया होता है वो हम 3 डायमेंशन में फाइंड आउट करते हैं, आई जे के उनके वैल्यूज डाल के। ओके, लेकिन यहाँ पे तो जो भी वेक्टर ए है ये सिर्फ 2 डायमेंशन दिया है, यानी अलोंग एक्स वाई प्लेन दिया है, और उसी तरह बी वेक्टर भी अलोंग एक्स वाई प्लेन है। आई और जे का ही कंपोनेंट है, के का कंपोनेंट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेक्टर जो भी है ए क्रॉस विद द वेक्टर बी, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसी मेथड से करेंगे जैसे करते आए हैं। कैसे, आई जे के, भले ही के का टर्म हो या ना हो, तो आई के जो भी कोएफिशिएंट है फर्स्ट वेक्टर के इट्स अ 2 3, के का कंपोनेंट नहीं है इसलिए हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। सिमिलरली बी का जो भी है इट्स अ 1 4 एंड 0, क्योंकि के का कंपोनेंट इसमें भी नहीं है तो 0 ले लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल उसी मेथड से इसको करना है। सो आई मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 माइनस 0 इट्स अ 0 माइनस जे कंपोनेंट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, यानी टोटल कितना आएगा 0 माइनस 0 0 प्लस के कंपोनेंट। अब के के लिए यहाँ पे 8, ये कितना आएगा सर 8 मल्टीप्लाई माइनस 3, सो 8 माइनस 3, सो दिस इज इक्वल्स टू आई का टर्म गायब हो गया, जे का टर्म नहीं है, अब सिर्फ के का टर्म बचा है, तो के का टर्म कितना बचा है तो 5k। ओके, सो ए क्रॉस बी, इसका जो भी वैल्यू आया है इट्स अ 5 इंटू के कैप। 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, इट्स अ मैग्नीट्यूड। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स अ डायरेक्शन। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं सर हम, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, so is equals to 5 unit। okay, so answer D option is correct one। okay, next a last question। the resultant of the two vectors, the resultant of the two vectors having magnitude 2 and 3, दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दिए, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, इज 1, तो उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है सर, यहाँ पे 1 आ रहा है। व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट, अब उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा। कुछ इंफॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में दिया है और सेकंड लाइन में हमें क्वेश्चन पूछा है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि दो वेक्टर्स है, द फर्स्ट वेक्टर इज ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है सर 2 यूनिट, सेकंड वेक्टर कौन सा है सर बी, उसका मैग्नीट्यूड कितना है सर 3 यूनिट, और इनका रिजल्टेंट की वैल्यू कितना आ रहा है सर, इट्स अ 1। ओके, रिजल्टेंट इज 1 हैविंग टू वेक्टर मैग्नीट्यूड 2 एंड 3। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है। अब इसके बेसिस पे अब जब हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं सर, रिजल्टेंट हम ये वर्ड कब यूज करते हैं, जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं जनरली। ओके, दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बनेगा सर, सो फॉर्मूला इज रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके सर, स्क्वायर इस दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा।
अब क्या क्या हमें पता है, हमें आर की वैल्यू पता है, हमें ए की वैल्यू पता है, हमें बी की वैल्यू पता है और थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितना है सर, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 प्लस बी का स्क्वायर इट्स अ 9 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू कॉस थीटा। So this is equals to 1 is equals to 13 plus 12 cos theta. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 13 को अगर इस साइड लाते हैं तो 1 माइनस 13 होगा, यानी माइनस 12 इज इक्वल टू 12 cos थीटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 12 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब किस एंगल ऑफ कॉस का वैल्यू ओके -1 होता है, तो यहां पे आंसर आ रहा है सर, अब अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो उसका वैल्यू जो भी आता है -1 आता है। कॉस ऑफ 0 इज 1, कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। ओके, वो टेबल आपका याद होना चाहिए। तो cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1 है, तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गया है, इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कितना होगा सर, 180 डिग्री। अगर ये वेक्टर ए ले रहा हूं, अगर ये वेक्टर मैं बी कंसिडर करता हूं, ओके, सो इन दोनों में एंगल कितना आ गया सर, 180 डिग्री आ गया। ओके, यहां तक तो हमें पता चल चुका है कि इन दो वेक्टर्स जो भी था, जो भी फर्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन दिया है, उन दोनों में एंगल है 180 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, व्हाट इज देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब जब दो वेक्टर्स एक में को पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आता है सर, 0 आता है। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो गए एक में को, तब भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आता है सर, 0 आता है। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अगर इन दो वेक्टर्स में का एंगल अगर 180 डिग्री है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है वो 0 आना चाहिए सर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो ये था डिस्कशन अबाउट एमसीक्यूज, किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर। इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक लेवल के एमसीक्यूज को सॉल्व किया है। अगर आपको हायर लेवल के एमसीक्यूज सॉल्व करना है तो हम आगे तो करेंगे ऑनलाइन, लेकिन आपको खुदों के अगर करना है तो मैंने एक वेबसाइट डेवलप किया है, myphysicsclassroom.in, myphysicsclassroom.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाके मोर देन 5000 एमसीक्यूज आपको कुछ ही दिन में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, और पिछले 10 साल में जितने भी नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। सो ये जो भी वेबसाइट है ये आप यूज कर सकते हो विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, इट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वहां पे या कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है। तो एमसीक्यूज के साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज वहां पे अपलोड हो रहे हैं सभी विथ सॉल्यूशंस वहां पे अपलोड हो रहे हैं, आपको सॉल्यूशंस भी वहीं पे दिख जाएंगे। और साथ ही साथ उस वेबसाइट पे आपको सिमुलेशंस मिलेंगे, बहुत सारे सिमुलेशंस है वहां पे। आप फिजिक्स के कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए उन सिमुलेशंस का यूज कर सकते हो, जैसे वेक्टर एडिशन को हो गया, वेक्टर रिजोल्यूशन को हो गया, ऐसे बहुत सारे सिमुलेशंस वहां पे अवेलेबल है। ओके, जैसे जैसे आप सिमुलेशंस को यूज करेंगे तो फिजिक्स का कंसेप्ट और आपके क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वो वेबसाइट भी आपको अच्छा लगेगा। ओके, क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं, मेरा ये मानना है कि एजुकेशन जो भी है वो फ्री होना चाहिए। सेकंडली, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आने वाले विद इन 1 ईयर या 1.5 ईयर जितना भी सिलेबस है 11th का और 12th का, टॉपिक बाय टॉपिक विद एमसीक्यूज आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँ। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े हायर लेवल के प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।